हेलो एंड वेलकम टू अवर वीडियो सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इस टॉपिक से लगातार पिछले कुछ सालों में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहे हैं। जैसे साल 2022 के प्री और 2020 दोनों में क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से। जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो कंसेप्चुअल भी रहा है और फैक्चुअल भी रहा है। इसी कारण से आज इस लेक्चर में हम कंसेप्ट भी समझते चलेंगे और फैक्ट्स तो है तो हम इसी वीडियो में याद कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका वर्णन हमको संविधान के भाग 14 पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से 323 में देखने को मिलता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका मेन काम है कि ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए में जो भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की रिक्रूटमेंट होनी है उसकी वो स्क्रीनिंग प्रोसेस करवाए, जो कि वो एग्जामिनेशन के माध्यम से करवाता है, उनका सिलेक्शन करे और उनके नाम के रिकमेंडेशन को वो संबंधित या कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज के पास भेजे। इसी कारण से यूपीएससी को वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया या मेरिट प्रणाली का प्रहरी भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यदि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया किसे बोला जाता है तो उसका सही जवाब हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आइए यूपीएससी की हिस्ट्री को भी हम देख लेते हैं। यूपीएससी बेसिकली एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान के लागू होने से पहले से इसका अस्तित्व था। इसके अस्तित्व के लिए हमको 18वीं शताब्दी 18 सेंचुरी में चलना पड़ेगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, उसके जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे वो सिविल सर्वेंट्स, लोक सेवकों की अपॉइंटमेंट किया करते थे। ये जो अपॉइंटमेंट करते थे ये नामांकन के द्वारा थ्रू नॉमिनेशन होती थी, यानी यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी, डायरेक्ट नाम रिकमेंड कर दिए जाते थे, नॉमिनेशन होता था। नॉमिनेटेड जो सिविल सर्वेंट होते थे बाद में उनको लंदन भेजा जाता था, जहां पर वो हेलीबरी कॉलेज में ट्रेनिंग लेते थे और ट्रेनिंग लेने के बाद उनको ब्रिटिश इंडिया में डेपुटेशन के तौर पर भेज दिया जाता था। ये पूरी प्रक्रिया होती थी। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो कि नॉमिनेशन के आधार पर अपॉइंटमेंट होती थी, नामांकन के द्वारा नियुक्ति होती थी, उस कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी, उस लेवल की नहीं अचीव हो पा रही थी। इसी समस्या को 1854 में मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया, जहां उन्होंने बोला कि एक मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज होनी चाहिए और एक स्थायी सिविल सर्विसेज, परमानेंट सिविल सर्विसेज होनी चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1854 में ही, 1854 में ही सिविल सर्विसेज कमीशन की स्थापना की गई। और सिविल सर्विसेज कमीशन की जैसी स्थापना की गई, उसने जस्ट नेक्स्ट ईयर 1855 में, 1855 में पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम लंदन में कंडक्ट करवा दिया। इस एग्जाम की खासियत ये थी कि इसमें यूरोपियन क्लासिक्स से ज्यादा प्रश्न आते थे और उनका वेटेज ज्यादा होता था। साथ ही साथ इसकी जो एज लिमिट थी वो 18 से 23 साल हुआ करती थी। यदि कोई भारतीय को ये पेपर देना होता था तो उनको यहां पर नहीं, इंडिया में नहीं, उनको इंडिया से जाके लंदन में जाके देना पड़ता था। डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ये सभी समस्याओं चुनौतियों के बावजूद 1864 में, 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा क्रैक करी और क्वालिफाई किया। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट। सत्येंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे और इनका संबंध ब्रह्म समाज से भी था। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर पर, जो कि है 1919। और 1919 वर्ष देख के आपको ध्यान आ जाना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919। 5 मार्च 1919 को पहला डिस्पैच आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। ये भारत शासन अधिनियम आधारित ही था मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के ऊपर, जहां पर मॉन्टेग्यू जो थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने ये वादा किया था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को सिविल सेवाओं में शामिल किया जाएगा। इसीलिए भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के सेक्शन 96 सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 96 सी के तहत एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात की गई थी, पीएससी के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी। तो यदि आपसे पूछते हैं कि भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना से संबंधित कौन सा
अधिनियम है तो उसका सही जवाब आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच इज रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। हालांकि ये रिकमेंडेशन ही रह गई, ये तुरंत लागू नहीं हुआ। हालांकि 1922 में पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा करवाई गई। ध्यान दीजिए, इससे पहले अभी तक 1922 से पहले तक सिविल सेवा परीक्षा कहां हो रही थी? लंदन में हो रही थी, और लंदन में जाके परीक्षा देनी पड़ती थी। परंतु 1922 में 1922 में पैरेलली परीक्षा चालू हो गई भारत में, और भारत में भी कहां पर? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में शहर में शुरू हो गई। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दिल्ली मत लगा दीजिएगा यदि ऑप्शन में आता है। इसका सही जवाब है इलाहाबाद में। हालांकि दिल्ली में भी परीक्षा बाद में होना चालू हो गई थी, बट यदि आपसे पूछते हैं कि पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा कब प्रारंभ हुई, तो उसका सही जवाब है 1922। और कहां हुई? तो उसका सही जवाब है इलाहाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैरेलली चालू हो गई, लंदन में भी होती थी और भारत में भी होना चालू हो गई। नेक्स्ट ईयर आता है हमारे पास 1924, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज, जो कि ली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि विस्काउंट ली इसके अध्यक्ष थे। इस कमीशन ने 1924 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जल्द से जल्द भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बोला गया था। इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया गया भारत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एक चेयरमैन थे और 4 सदस्य थे, 4 मेंबर्स थे। जो अध्यक्ष थे वो थे रॉस बाकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से कई बार प्रश्न भी बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये बना था कि यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे, तो उसका सही जवाब था रॉस बाकर। कब नियुक्त हुए? 1 अक्टूबर 1926 को। आगे हम चलते हैं हमारी अगली डेट पर 1935 को, जब भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, और जो ये जो एग्जिस्टिंग पीएससी था उसको फेडरल पीएससी संघीय लोक सेवा आयोग में परिवर्तित कर देता है। ये संघीय लोक सेवा आयोग 1937 को एग्जिस्टेंस में आया था। और फाइनली 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, उसी तारीख को ये जो फेडरल पीएससी बना था, संघीय पीएससी बनाया गया था, इसको आर्टिकल 378 के प्रावधानों के तहत इसको यूपीएससी में परिवर्तित कर दिया गया। ये 378 आर्टिकल ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार कई किताबों से हमसे ये जो आर्टिकल है वो मिस हो जाता है। ठीक है, तो 378 के तहत क्या किया गया था? इस फेडरल पीएससी को यूपीएससी में परिवर्तित किया गया था। तो ये था इतिहास हमारे यूपीएससी का। आइए अब हम याद करते हैं और समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ यूपीएससी की यूपीएससी के क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं यूपीएससी के, ये बहुत सिंपल और बहुत डायरेक्ट है। देखिए, 315 से 323 तक के आर्टिकल हमको देखने हैं, और इन आर्टिकल के बीच में कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल भी नहीं, यानी 315 फिर 316, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 डायरेक्ट हमको आर्टिकल्स देखने हैं। इनके बीच में अमेंडमेंट के थ्रू भी कोई एक एक्स्ट्रा आर्टिकल नहीं है। प्लस हम साथ में साथ न्यूमोनिक्स और फंडे भी बनाते हुए चलेंगे, और उनके अंदर की एक्स्ट्रा चीजों को भी देखते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले चालू करते हैं हम आर्टिकल 315 से। अब देखिए, चूंकि ये पहला आर्टिकल है संस्थान से संबंधित, तो ऑब्वियसली उसके एग्जिस्टेंस की बात ही बताएगा। और यहां पर देखिए, हमको यहां पर इस आर्टिकल से 3 चीजें मिलेंगी। पहला यूपीएससी का एग्जिस्टेंस, दूसरा ज्वाइंट पीएससी का प्रावधान, और तीसरा गवर्नर जो रिक्वेस्ट करेगा यूपीएससी से, जिसको अभी जस्ट हम आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएससी, जो कि पहला ही पॉइंट ये बोलता है, पहला क्लॉज ही बोलता है कि पीएससी होगा, लोक सेवा आयोग होगा, संघ के लिए भी होगा और राज्यों के लिए भी होगा। सिंपल है। और देखिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स से पूछा गया था। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन फॉर पीएससी फॉर यूनियन एंड द स्टेट? संघ और राज्यों के लिए पीएससी का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में? तो उसका सही जवाब देखिए, सिंपल डायरेक्ट ऑप्शन बी, 315 आर्टिकल। वो नहीं था, पहला आर्टिकल है उसी के बारे में होगा, लॉजिक ही कहता है। सेकेंड जो प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ज्वाइंट पीएससी का, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पीएससी। इसका प्रोविजन है क्या, इसको अपन समझते हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, अगर ये एग्री करते हैं, अगर ये समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग को एक कॉमन, एक संयुक्त
जॉइंट पीएससी चाहिए, संयुक्त पीएससी चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये दो या दो से जो अधिक राज्य होंगे, इनकी विधान सभा या विधान मंडल, मतलब दोनों अगर है वहां पर बाइकैमरलिज्म है तो दोनों हाउसेस, नहीं तो यूनिकैमरलिज्म है तो वहां पर अगर एक सदन है तो विधानसभा, वो एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित करेंगी। दोनों की विधानसभा या उनसे अधिक स्टेट्स हो तो उनकी विधानमंडल रेजोल्यूशन पास करेंगी कि एक जॉइंट पीएससी उनके लिए होना चाहिए। ये रेजोल्यूशन जाएगा संसद के पास, पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट फिर लॉ के तहत, विधि के तहत या विधि के माध्यम से क्या करेगी, जॉइंट पीएससी की स्टैब्लिशमेंट करेगी। यहां पर सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है ये विधि वाला पॉइंट, ये लॉ के द्वारा। तो लॉ के थ्रू क्या बनाएगी वो, जॉइंट पीएससी। और कोई भी बॉडी जो लॉ के थ्रू बनाई जाती है, विधि के द्वारा बनाई जाती है, वो सांविधिक निकाय या सांविधिक बॉडी कहलाती है, यानी स्टैच्यूटरी बॉडी कहलाती है। इसी कारण से जॉइंट पीएससी जो है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसके बावजूद इसका मेंशन कहां पर है, 315 में है, पर चूंकि ये पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाई गई है जो 315 ही कह रहा है, इसी कारण से ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। अक्सर लोगों को इस पॉइंट पर कंफ्यूजन रहता है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। देखिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स से पूछा गया था कि अ जॉइंट पीएससी मे बी एस्टैब्लिश्ड फॉर 2 और मोर स्टेट्स। किस मामले में, पहला, इफ रिस्पेक्टिव स्टेट एग्री इन दिस रिगार्ड, बिल्कुल एग्री करेंगे, समझौता करेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट अपॉइंट अ जॉइंट पीएससी, कैसे, बाय लॉ, विधि के द्वारा ये संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। दोनों पॉइंट बिल्कुल सही, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी, बोथ एंड बी आर करेक्ट। एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, पर देखिए कितना सिंपल था, एक बार हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। फाइनल जो इसमें 315 में प्रोविजन है वो है रिक्वेस्ट बाय द गवर्नर। यदि कोई भी राज्य का, यदि कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, उसका राज्यपाल, उसके जो गवर्नर है, उनको यदि कोई नीड है, कोई एक नीड है या सारी नीड है जो उनको लगता है कि जरूरी है स्टेट के लिए, तो ऐसी नीड को, ऐसी कार्य को पूरा करवाने के लिए वो यूपीएससी से बोल सकता है, एडवाइस कर सकता है, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूपीएससी से। रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इन जो सर्विसेज है उनको कृपया करके आप पूरा कर दीजिए। तो यूपीएससी ऐसे मामलों में उनकी सर्विसेज को पूरा कर सकता है। बस उसको प्रीवियस असेंट लेना पड़ेगा, किससे, प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से उसको क्या करना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी। उसकी सहमति के बाद जो राज्यपाल ने उनसे रिक्वेस्ट करी है, जो भी सर्विसेज की, जो भी नीड्स की, उन सर्विसेज को यूपीएससी क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ये थर्ड पॉइंट कहता है रिक्वेस्ट बाय द गवर्नर। और देखिए, इससे भी प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न जो है वो झारखंड पीएससी 2021 का प्रश्न है कि यूपीएससी में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट, किस मामले में करेगा, देखिए, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहां पर कौन कौन है, गवर्नर है, यूपीएससी है और प्रेसिडेंट है। तो ये 3 पॉइंट किसके हो गए, 315 के। अगले आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं, वो है 316। 316 में है नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस। अब देखिए, यहां पर मैंने इनको सब क्लासिफाई कर दिया ताकि आपको इजीली याद रहे चीजें। जैसे इसमें क्या क्या प्रोविजन है, एक है नियुक्ति का, अपॉइंटमेंट का, एक है क्वालिफिकेशन का, फिर है वैकेंसी एब्सेंसी का, फिर है कार्यकाल का, और है पुनः नियुक्ति का। एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि जो भी चेयरपर्सन होंगे, जो मेंबर होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो 316 के तहत प्रेसिडेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर जो मेंबर जो होंगे जिनको नियुक्त करना है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो कोई ऐसा डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। क्वालिफिकेशन में ये कहा गया है कि कम से कम जो आधे सदस्य होंगे, जो हाफ ऑफ द मेंबर्स होंगे जिनको रिक्रूट करना है, वो भारत सरकार या तो राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष के लिए, फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, कम से कम 10 वर्ष के लिए उन्होंने जो है ऑफिस होल्ड करके रखा रहा हो। कम से कम 10 साल के लिए भारत सरकार या तो राज्य सरकार के तहत उन्होंने ऑफिस हेल्ड करके रखा हो। तो ये हो गई क्या, क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वैकेंसी एब्सेंसी, किसकी, चेयरमैन की, कि यदि जो चेयरमैन है यूपीएससी के, वो छुट्टी पर है, एब्सेंट है, या तो किन्हीं कारणों से वो अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो राष्ट्रपति हैं वो किसी एक सदस्य को चेयरमैन के रूप में टेम्पररी तौर पर क्या कर देंगे, उनको चेयरमैन के रूप में अपॉइंट कर देंगे, यानी एक्टिंग चेयरमैन के रूप में उनको राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे। अब ये जो प्रावधान है ये संविधान में शुरुआत से नहीं दिया हुआ था,
इसको 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 के द्वारा ऐड किया गया है। और संविधान में अनुच्छेद जो इससे संबंधित जोड़ा गया है वो है 316 1A या 316 एक क, ये इसमें जोड़ा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारे लिए एक अमेंडमेंट आता है यूपीएससी से संबंधित, और यदि क्वेश्चन टफ करना होगा ना पीएससी को तो वो यहां से क्वेश्चन उठा लेगा। नेक्स्ट 316 में जो प्रावधान है वो है टर्म, और यहीं से देखो हमको 316 का प्रावधान याद होगा। टर्म या कार्यकाल कितना है चेयरमैन और मेंबर का? 6 साल का फिक्स है, या तो वो 65 वर्ष की आयु को पूरा कर ले। 6 साल या 65 वर्ष की आयु इनका क्या है? कार्यकाल है। और देखिए ये 6 से ही आपको ये भी याद रखना है, आर्टिकल 316 का 6, देखो मैंने यहाँ पे 6 बड़ा करके लिखा है। इसका क्या मतलब है? 316 में क्या दिया है? टर्म दिया हुआ, उससे संबंधित बाकी चीजें दी गई हैं। उसके अलावा इनका कार्यकाल कम भी हो सकता है दो केसेस में। पहला, या तो ये अपना त्याग पत्र दे दे, और ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि इनको अपॉइंट किसने किया है? प्रेसिडेंट ने किया है, इसीलिए अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को दे देंगे। या तो राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा दे थ्रू दी प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 317 के तहत राष्ट्रपति इनको पद से हटा भी सकते हैं। उसके अलावा जो लास्ट प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पुनः नियुक्ति का, रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन, कि क्या चेयरमैन दोबारा चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, या क्या मेंबर दोबारा मेंबर बन सकते हैं यूपीएससी के? तो इसका जवाब है नहीं। दे आर नॉट एलिजिबल टू दी सेम पोस्ट। माने कि आप चेयरमैन से रिटायर हो गए तब दोबारा आप चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, ठीक है। सेम मेंबर्स के लिए भी होगा यूपीएससी के। तो ये प्रावधान हो गए हमारे किसके? 316 के। तो बड़े 6 से आप याद कर सकते हो इनका कार्यकाल भी, और 316 में क्या दिया हुआ? कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस भी दिया हुआ है। ये हो गया 316। अगले पे चलते हैं, देखो 317। 317 में दिया हुआ है रिमूवल और सस्पेंशन, इनको पद से हटाना, किसको? चेयरमैन को और सदस्यों को। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो 17 पे खतरा, इसको एस फंडे से भी याद कर सकते हैं। तो 17 पे खतरा, खतरा किसके लिए? चेयरमैन और मेंबर के लिए। किस चीज से खतरा? कि उनको पद से हटा ना दिया जाए या तो उनको सस्पेंड ना कर दिया जाए। तो इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, इनको पद से हटाएगा कौन? इनको रिमूव कौन करेगा? तो इनको रिमूव करने वाली अथॉरिटी वही होगी जो इनको अपॉइंट कर रही होगी, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या करेंगे? उन्हीं के पास पावर है कि वो रिमूव कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं, किसको? चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट राष्ट्रपति किस आधार पर हटाएंगे? ग्राउंड क्या है उनको हटाने का? तो ये ग्राउंड जो आधार है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला कि उनका दिवालिया घोषित हो गया हो, और कैसा हो? न्यायपालिका के द्वारा बोला गया हो कि यस वो इंसॉल्वेंट है, उनका क्या हो गया है? वो दिवालिया घोषित हो चुका हो। उसके अलावा एंगेजेस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, यदि वो किसी और नियोजन में लग जाते हैं जहां से इनको क्या फायदा मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी इन दी व्यूज ऑफ प्रेसिडेंट, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भाई ये तो मानसिक रूप से गए, शैथिल्यता है मानसिक या शारीरिक, या किसी भी कारण से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे, तो उस कारण पे भी हटा सकते हैं। और जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड है वो है मिसबिहेवियर या कदाचार का। देखिए यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो ये है कि जब भी मिसबिहेवियर का, जब भी कदाचार कर उन पर आधार लगेगा हटाने के लिए, तो ये मैटर हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्यों जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि भैया संविधान में लिखी हुई है ये बात। संविधान में कहां लिखी हुई है? तो संविधान के देखो कौन से अनुच्छेद में गए हम? संविधान के अनुच्छेद 145 145 चले गए हम सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन में। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 145 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में दिया हुआ गया है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के क्लॉज आर्टिकल 145 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में दिया हुआ है कि जब भी कदाचार का आधार बनेगा चेयरमैन और मेंबर को हटाने के लिए, तब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा और कोई कोर्ट नहीं करेगा। जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक राष्ट्रपति ऐसे सदस्य या अध्यक्ष जिन पर ये इल्जाम लगे हैं कदाचार के, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया कि हाँ जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही है, तो उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि 17 पे खतरा तो ही, और खतरा फिर पूरी तरीके से खतरा ही हो जाएगा, और जो चेयरमैन होंगे और जो मेंबर होंगे उनको राष्ट्रपति उनके पद से हटा देंगे, ठीक है। तो ये थे आधार, ग्राउंड्स, और फिर रिमूवल और सस्पेंशन है 17 पे खतरा से। आप इस चीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 318। 318 में दिया सेवा शर्तें, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। देखिए अभी तक हमने क्वालिफिकेशन की बात की, पर अभी तक हमने ये बात नहीं करी कि यूपीएससी के सदस्यों की संख्या कितनी होगी।
तो बेसिकली यूपीएससी के जो सदस्यों की संख्या है ये भी राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कौन डिटरमाइन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करते हैं। प्लस इनकी जो सेवा शर्तें हैं, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, वो भी राष्ट्रपति डिटरमाइन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन कौन डिटरमाइन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। और कंडीशन ऑफ सर्विसेज भी प्रेसिडेंट। हालांकि एक बार इनको नियुक्त कर दिया गया ना, तो उनकी जो भी सेवा शर्तें हैं उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दैट इज दे कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। और राष्ट्रपति ने इसके संदर्भ में यूपीएससी सदस्य, यूपीएससी मेंबर रेगुलेशन 1969 भी पास किया हुआ है, जिसमें उनकी क्या है, पूरी की पूरी कंडीशन ऑफ सर्विसेज है। स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर ले तो यूपीएससी की जो वर्तमान स्ट्रेंथ है, यहां पर आप देख सकते हैं, एक चेयरमैन है और यहाँ पर 6 मेंबर है, मतलब टोटल 7 सदस्य हैं। 1 + 6 है अभी यूपीएससी में। और जो हमारे चेयरमैन, जो वर्तमान में चेयरमैन है, वो है डॉक्टर मनोज सोनी। ये आपसे अभी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और पहले हमने पढ़ी थी, वो कौन थे? रॉस बाकर। पहली पढ़ा हमने, वीडियो में शुरुआत में देखा था। और वर्तमान में कौन हो गए? डॉक्टर मनोज सोनी। तो ये हो गए हमारे पास सीधे के सीधे फैक्ट। तो 318 में क्या दो चीजें आ गई? एक आ गई स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन की कितनी सदस्य संख्या होगी, राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। दूसरा कंडीशन ऑफ सर्विसेज, सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। बड़ा मजेदार आर्टिकल है, वो है अनुच्छेद 319, आर्टिकल 319। आइए देखते हैं इसमें क्या है। 319 कहता है प्रोहिबिशन ऑन होल्डिंग ऑफ सच ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। किनको प्रतिषेध? चेयरमैन और मेंबर को। बट यहां पर अब हम समझेंगे यूपीएससी के मेंबर और यूपीएससी के चेयरमैन प्लस पीएससी के मेंबर और चेयरमैन के पास क्या क्या ऑप्शंस है अगर वो एक बार रिटायर हो जाते हैं अपने पद से। देखिए 316 ने तो साफ साफ कह दिया कि जो चेयरमैन होंगे यूपीएससी के और जो मेंबर होंगे यूपीएससी के, ये दोनों अपने सेम ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए। मतलब एक बार आप चेयरमैन से रिटायर हुए तो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकते हैं। और यदि आप मेंबर के रूप में रिटायर हुए यूपीएससी के, आप तो दोबारा मेंबर तो नहीं बन सकते हैं। उसके अलावा 319 उन पर एक और कंडीशन लगा देता है। 319 कहता है यदि आप चेयरमैन थे, जैसे हम केस नंबर 1 देख रहे हैं, यदि आप चेयरमैन थे यूपीएससी के, मतलब आप क्या हो गए? रिटायर हो गए। चेयरमैन से आप रिटायर हुए, तो पहली चीज, आप दोबारा चेयरमैन तो नहीं बन सकते हैं। उसके अलावा आप किसी अन्य नियोजन की भी पात्रता नहीं रखेंगे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन। यानी अगर आप रिटायर हो गए तो यूपीएससी के चेयरमैन दोबारा तो बन नहीं सकते। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के तहत कोई और ऑफिस आप होल्ड नहीं कर सकते, उसकी दोबारा पात्रता आप नहीं रखेंगे। मतलब रिटायर हुए तो रिटायर हो गए, इनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। बट जब हम केस नंबर 2 पर आते हैं, जहां पर हम बात करते हैं मेंबर ऑफ यूपीएससी की, तो यहां पर हमको थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है। ट्विस्ट क्या है? वो ये देखिए कि यहां से निकले कौन? मेंबर निकले यूपीएससी के। अब हमको मालूम है कि 316 ने कह दिया है कि अभी दोबारा मेंबर तो नहीं बन सकते। 319 ये भी कह देगा इनको कि आप दोबारा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का और कोई पद धारण नहीं कर सकते। बट इनके पास कुछ ऑप्शंस और हैं। ये या तो यूपीएससी के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, या तो ये किसी और स्टेट पीएससी के चेयरमैन बनने की योग्यता रखते हैं। माने ये एमपी पीएससी के भी चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, और ये कोई दूसरा पीएससी, जैसे एग्जांपल में राजस्थान पीएससी के भी चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। तो मेंबर ऑफ यूपीएससी के पास रिटायरमेंट के बाद ये एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास। थर्ड केस चलते हैं, जहां हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जांपल ले लेते हैं हम एमपीपीएससी के। एमपीपीएससी के चेयरमैन के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो दोबारा एमपीपीएससी के चेयरमैन तो ऑब्वियसली नहीं बन सकते। ना ही वो कोई भारत सरकार, ना ही वो किसी राज्य सरकार के तहत नियोजन के तहत पात्रता रखेंगे, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत। तो इनके पास और क्या ऑप्शन है? इनके पास ये ऑप्शन है कि इनको पहली चीज, या तो किसी और पीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, जैसे राजस्थान पीएससी का, या तो इन्हें सदस्य बनाया जा सकता है यूपीएससी का, या तो इनके पास एक और ऑप्शन तो है ही कि इनको यूपीएससी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। तो चेयरमैन ऑफ एमपीपीएससी आफ्टर रिटायरमेंट, उनके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। और फाइनली अगर हम बात करते हैं मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी एमपीपीएससी के जो मेंबर होंगे, यदि वो रिटायर हो जाते हैं तो देखिए, पहली चीज एमपीपीएससी के दोबारा मेंबर के पद के लिए तो एलिजिबल नहीं है।
प्लस ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी नौकरी में जा सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के तहत जा सकते हैं किसी के भी। तो इनके पास क्या क्या ऑप्शन है, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या मेंबर ऑफ एमपीपीएससी के पास ये ऑप्शन है। पहली चीज, या तो इनको एमपीपीएससी का चेयरमैन बना दो, ठीक है, या तो इनको राजस्थान पीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, या तो इनको यूपीएससी का मेंबर बनाया जा सकता है, या तो इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो इनके पास ये फॉलोइंग चार क्या है, ऑप्शंस रहेंगे, इन चारों के लिए वो एलिजिबल है। और वही चेयरमैन जो थे यूपीएससी के, उनके पास तो कहीं की भी एलिजिबिलिटी नहीं थी। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे, उस चीज को समझेंगे, तो एक इंटर पीएससी और इंट्रा पीएससी मूवमेंट अलाउड है। उसके अलावा कोई और भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियोजन के लिए वो पात्रता नहीं रखेंगे। इन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। देखिए 316 और 319 मिलके बातें करते हैं, ठीक है, समझ में आया। प्रोहिबिशन ऑन होल्डिंग ऑफ सच ऑफिस। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो है यूपीएससी के कृत्य, यूपीएससी के कार्य, दैट इज द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी व्हिच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 320 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 320 में क्या आ जाएंगे, फंक्शन या यूपीएससी के कार्य आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके कार्य। तो यूपीएससी के बेसिक कार्य तो हमको पता ही है क्या है, वो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, किसके लिए, फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द सर्विसेज इन द यूनियन। मतलब जो भी हमारी संघ की जो भी सेवाओं में नियुक्ति होनी है, उसके लिए क्या करवाना, एग्जामिनेशन परीक्षा आयोजन करवाना, और उसके अलावा साक्षात्कार जो है उनका द्वारा किया जाना। ये तो बेसिक पता ही है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स ऑन प्रमोशन, डिप्यूटेशन और एब्जॉर्प्शन। प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति किया जाना, ठीक है। उसके अलावा फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट। उसके अलावा डिसिप्लिनरी जो भी मामले होते हैं रिलेटिंग टू डिफरेंट सिविल सर्विसेज, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित जो भी अनुशासनिक मामले होते हैं, उन सबसे संबंधित भी जो कार्य है यूपीएससी के पास होता है। और उसके अलावा जो आखिरी कार्य है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रिफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि कई बार क्या होता है कि यूपीएससी से, इसको यहां पर अपने डायग्रामेटिकली थ्रू समझ लेते हैं, कि यूपीएससी से सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो क्या लेती है, सलाह लेती है, एडवाइस लेती है, ठीक है। किस मामले में ले सकती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि यदि कोई क्लेम है, ठीक है, क्लेम यानी जैसे कि आईपीएस में कोई व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है इंडियन पुलिस सर्विसेज में, और ड्यूटी के दौरान उस व्यक्ति को गोली लग जाती है। गोली से जो भी खर्चा आता है उसके इलाज में गोली लगने के कारण, तो उससे संबंधित जो भी एक्सपेंसेस की जो भी भरपाई है, वो व्यक्ति मांग कर सकता है उससे संबंधित विभाग से, जैसे कि गृह मंत्रालय से। तो ऐसे मामले में गृह मंत्रालय यूपीएससी से सलाह ले सकता है कि क्या भैया जो इन्होंने क्लेम किया है इतने रुपए का, क्या उनको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, या जो इनके सर्विस के दौरान इनको लगता है कि इनको एक्स्ट्रा चीजें मिलनी चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला है, तो वो सरकार से बोल सकते हैं। और गवर्नमेंट ऐसे मामलों में क्या कर सकती है, यूपीएससी से सलाह ले सकती है। हालांकि यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सलाह है जो यूपीएससी से ली जाएगी और जो यूपीएससी सलाह दी जाएगी, वो भारतीय सरकार पर बाध्य, बाइंडिंग नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं होगी, है ना। तो ये एडवाइजरी, ये एडवाइस है यूपीएससी की, बाइंडिंग इन नेचर बिल्कुल नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर भारत सरकार जो है वो बिल्कुल सलाह नहीं ले सकती यूपीएससी से। कौन से मामले हैं, वे गवर्नमेंट कैन नॉट या डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम यूपीएससी। कौन कौन से ऐसे मामले हैं, तो अपन देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से संबंधित, 16 क्लॉज 4 से संबंधित है कि यदि पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के रिजर्वेशन से संबंधित कोई मामला है नौकरी में, रिजर्वेशन से संबंधित, आरक्षण से संबंधित मामला है नौकरी में, तो ऐसे मामलों में यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाएगी। उसके अलावा यदि ग्रुप सी और ग्रुप डी की अपॉइंटमेंट हो रही है अधिकारियों की, तो ऐसे मामले में भी यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाएगी, क्योंकि ऐसे मामले जनरली एसएससी के द्वारा लिए जाते हैं।
उसके अलावा यदि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि कोई मामला जो है, कोई भी एडवाइजरी जो मामला है वो परिधि से हटाया जाए यूपीएससी की, वो यूपीएससी की परिधि से हटाया जाए, इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूपीएससी, कि भाई राष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई इन मामले में कोई जरूरत नहीं भारत सरकार को यूपीएससी से सलाह लेने की, तो ऐसे मामलों पर यूपीएससी से सलाह भी नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये सलाह से संबंधित मामले हैं और राष्ट्रपति कैसे मामलों में एक्सेप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि जो एक्सेप्शन होगा ना, ये एक्सेप्शन ऐसी चीज पार्लियामेंट के सामने 14 दिन के अंतर्गत या 14 दिन पहले रखी जाएगी बिफोर दी पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट उस पर डिसाइड करे कि राष्ट्रपति ने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, और पार्लियामेंट चाहे तो उस पर एक्शन भी ले सकती है। ये थे मेन फंक्शंस जो कि दिए कहां पर 320 में। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो है 321। देखो 20 + 1 21, यहां पर दिया है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। कृत्यों के विस्तारण की शक्ति किसके पास दी गई है? पार्लियामेंट के पास। कि यदि यूपीएससी की जो पावर से 320 में दी गई है उनको इंक्रीज करना है, यानी एक प्रकार से +1 करना है यदि, तो वो कौन कर सकेगा? ध्यान देना, प्रेसिडेंट नहीं है यहां पर पार्लियामेंट का रोल आ गया है। तो 320 में दिया हुआ फंक्शंस, 321 में दिया हुआ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड दी फंक्शंस। सिंपल है। अगला आर्टिकल है 322, जहां पर दिया है एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 22 मतलब 2-2 पैसे बचाते हैं ना हम लोग, 2-2 रुपए बचाते हैं, तो 2-2 रुपए मतलब सैलरी वगैरह आ जाएगी। तो सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन जो की है, जो कि चेयरमैन और जो कि मेंबर सदस्यों को दी जाएगी, वो भारत की संचित निधि पर भरित होगी, शैल बी चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। माने चेयरमैन और मेंबर की जो भी सैलरी होगी इसको बजट में रख के इस पर वोटिंग नहीं की जा सकेगी। इट इज चार्ज अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि पर भरित होगी। तो 322, 2-2 रुपए बचा है, मतलब क्या आ गया? एक्सपेंसेस आ गया। एक और अपने पास निमोनिक्स आ गया। और फाइनल जो हमारा आखिरी आर्टिकल है वो है 323, 323, जहां पर है प्रतिवेदन या रिपोर्ट्स बाय द यूपीएससी। यूपीएससी प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसको देगी? राष्ट्रपति को देगी विथ सर्टेन रिकमेंडेशंस। अब राष्ट्रपति यदि इन रिकमेंडेशंस को नहीं मानता है तो वो एक ज्ञापन अटैच कर देगा और इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत कर देगा। पार्लियामेंट के दोनों सदनों की दोनों पटल पर ये ऐसी रिपोर्ट को रख देगा। तो यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहां रख देता है? पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने, और साथ में एक ज्ञापन या तो एक मेमोरेंडम भी रख देता है। और मेमोरेंडम में वो सारी चीजें लिखी रहती है, वो कारण लिखे रहते हैं जो राष्ट्रपति ने नहीं अपनाए हैं उन सलाहों पर जो सलाह यूपीएससी ने दी है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 323, आखिरी आर्टिकल है। तो किससे संबंधित है? रिपोर्ट से संबंधित है। आइए जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ यूपीएससी को। तो देखिए ये है यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी में एक चेयरमैन है और n नंबर ऑफ मेंबर्स है। अब यहां पर आ गया हमारा किसका? राष्ट्रपति का पद, ये आ गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट क्या क्या करेंगे अपन वाले प्रावधान लिख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति इनको क्या करेंगे? इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। कैसे पता? आर्टिकल 316 में पढ़ा था हमने। इनको पद से कौन हटाएंगे? इनका रिमूवल कौन करेंगे? वो भी प्रेसिडेंट करेंगे। कैसे पता? रिमूवल 17 पे खतरा, माने 317 करेंगे। सही बात है। इनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। कैसे पता? 6 से याद किया था हमने आर्टिकल 316। क्या ये री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट होंगे? नो, दे आर नॉट री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। कैसे पता? 316 के तहत पता है। और 319 का तो अपन ने वो पीएससी वाला पूरा का पूरा एक फंडा देख ही लिया है कि किस प्रकार से इंटर पीएससी या इंट्रा पीएससी मूवमेंट अलाउड है। यहां पर ये चीज भी देख लिया। ये अपना रिपोर्ट, ये अपनी प्रतिवेदन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ये अपनी क्या देंगे? हर साल रिपोर्ट देंगे। यदि इनके कृत्यों को या इनके फंक्शंस को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए कौन आ जाएगी? पार्लियामेंट आ जाएगी। पार्लियामेंट इनके फंक्शंस को क्या कर सकती है? 321 के तहत इनके फंक्शंस को बढ़ा सकती है। ठीक है, इनके कृत्यों को बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को ये जो रिपोर्ट मिलेगी, राष्ट्रपति यही रिपोर्ट 323 के तहत संसद की सदनों के दोनों पटल के सामने रख देंगे। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल्स, ये हो गए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू यूपीएससी।
हाँ, एक और चीज बचती है, वो है कंडीशन ऑफ सर्विसेज, सेवा शर्तें। तो वो भी हमको मालूम है कौन निर्धारित करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। उसके अलावा ये जो एन है कि सदस्य संख्या कितनी होगी, ये भी राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे अनुच्छेद 318 के तहत। तो देखिए हमारे फ्लो चार्ट में हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली और पूरा हमने इस टॉपिक को 2 मिनट के अंतर्गत रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ अन्य तथ्य और बचते हैं, उन फैक्ट्स को और हम देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जैसे 1976 में कोठारी आयोग आया था और इस कोठारी कमीशन ने ही बात की थी कि 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे आज हमारा प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ये जो 3 स्टेज की प्रोसेस होती है, ये कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1976 में आई थी। इसके अलावा 1989 में सतीश चंद्र जो आयोग बना था, उसने भी कुछ बातें की थी और उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि ऐसे का पेपर, निबंध का प्रश्न पत्र होना चाहिए, जिसके बाद से निबंध के प्रश्न पत्र को यूपीएससी की परीक्षा में जोड़ दिया गया। वैसे ही 2004 में होटा आयोग आया था। होटा आयोग ने ये रिकमेंड किया था कि सी सैट का पेपर, जो एप्टीट्यूड का पेपर है, जो इस साल बहुत टफ आया था 2023 में, बहुत सारे लोग तो ये पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सी सैट की देन किसकी है? होटा आयोग की है, जिन्होंने 2004 में ये किया था। उसके अलावा एक फैक्ट और है हमारे पास, वो है आर एम बैथ्यू का, रोज मिलियन बैथ्यू, जो 1992 से 1996 में यूपीएससी की चेयरमैन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था और ये पहली और इकलौती महिला हैं जो कि यूपीएससी के चेयरमैन के पद पर रह चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि मनोज सोनी जो है वो हमारे वर्तमान के यूपीएससी के चेयरमैन है एज ऑन अक्टूबर 2023 की हम बात कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में डॉक्टर मनोज सोनी जो है उनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था। इसके अलावा एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा, वो है 1966 का फैक्ट, जब संयुक्त पीएससी, जॉइंट पीएससी बनाया गया था पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के लिए। पंजाब और हरियाणा की विधानसभाओं ने विधेयक पास करके अपने लिए जॉइंट पीएससी बनवाया था। और ये जो जॉइंट पीएससी का जो प्रोविजन है, ये बेसिकली भारत शासन अधिनियम 1935 से निकल के आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से निकल के आता है। तो ये थे हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू यूपीएससी। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। आप इन सभी फैक्ट के माध्यम से और इसी सभी कॉन्सेप्ट से सभी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।